सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और आज बनारस के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुखद और सरल होगी। साथ ही संत रविदास जी की जन्मस्थली के विकास के लिए भी कई करोड़ रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। मंदिर और मंदिर क्षेत्र का विकास, मंदिर तक आने वाली सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग और ड्रेनेज का काम, भक्तों के लिए सत्संग और साधना करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण, इन सब से आप सब लाखों भक्तों को सुविधा होगी। माघी पूर्णिमा की यात्रा में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुख तो मिलेगा ही, उन्हें कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। आज मुझे संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भी आज रखी गई है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज महान संत और समाज सुधारक गाडगे बाबा की जयंती भी है। गाडगे बाबा ने संत रविदास की तरह ही समाज को रूढ़ियों से निकालने के लिए, दलितों वंचितों के कल्याण के लिए बहुत काम किया था। खुद बाबा साहब आंबेडकर उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। गाडगे बाबा भी बाबा साहब से बहुत प्रभावित रहते थे। आज इस अवसर पर मैं गाडगे बाबा के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अभी मंच पर आने से पहले मैं संत रविदास जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने, उन्हें प्रणाम करने भी गया था। इस दौरान मेरा मन जितनी श्रद्धा से भरा था, उतनी ही कृतज्ञता से भी भीतर महसूस कर रहा था। वर्षों पहले भी जब मैं न राजनीति में था, न किसी पद पर था, तब भी संत रविदास जी की शिक्षाओं से मुझे मार्गदर्शन मिलता था। मेरे मन में ये भावना होती थी कि मुझे रविदास जी की सेवा का अवसर मिले। और आज काशी ही नहीं, देश की दूसरी जगहों पर भी संत रविदास से जुड़े संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। रविदास जी की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए नए केंद्रों की स्थापना भी हो रही है। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे मध्य प्रदेश के सतना में भी संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। काशी में तो विकास की पूरी गंगा ही बह रही है। साथियों, भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है, कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने
समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। संत रविदास एक ऐसे संत है जिन्हें मत, मजहब, पंथ, विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। जगतगुरु रामानंद के शिष्य के रूप में उन्हें वैष्णव समाज भी अपना गुरु मानता है। सिख भाई बहन उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा की शिक्षा दी थी। इसलिए काशी को मानने वाले लोग, मां गंगा में आस्था रखने वाले लोग भी रविदास जी से प्रेरणा लेते हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। भाजपा सरकार सबकी है। भाजपा सरकार की योजनाएं सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। साथियों, रविदास जी ने समता और समरसता की शिक्षा भी दी और हमेशा दलितों, वंचितों की विशेष रूप से चिंता भी की। समानता वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी मुश्किल आई, हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की योजना चलाई। कोरोना के बाद भी हमने मुफ्त राशन देना बंद नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गरीब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है वो लंबी दूरी तय करे, उस पर अतिरिक्त बोझ न आए। ऐसी योजना इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। देश के हर गांव में हर परिवार के लिए मुफ्त शौचालय बनाया। इसका लाभ सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े हमारे परिवारों को, खासकर हमारी एससी, एसटी, ओबीसी माताओं बहनों को हुआ है। इन्हें ही सबसे ज्यादा खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, परेशानियां उठानी पड़ती थी। आज देश के गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। 5 वर्षों से भी कम समय में 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है। उन्हें पहली बार ये हौसला मिला है कि अगर बीमारी आ भी गई तो इलाज के अभाव में जिंदगी खत्म नहीं होगी।
इसी तरह जन धन खातों से गरीब को बैंक जाने का अधिकार मिला है। इन्हीं बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है। इन्हीं खातों में किसानों को किसान सम्मान निधि जाती है, जिनमें से करीब 1.5 करोड़ लाभार्थी हमारे दलित किसान ही हैं। फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों में बड़ी संख्या दलित और पिछड़े किसानों की है। युवाओं के लिए भी 2014 से पहली जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी, आज हम उससे 2 गुनी स्कॉलरशिप दलित युवाओं को दे रहे हैं। इसी तरह 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए दलित परिवारों के खातों में भेजे गए, ताकि उनका भी अपना पक्का घर हो। और भाइयों बहनों, भारत इतने बड़े बड़े काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आज दलित, वंचित, पिछड़ा और गरीब के लिए सरकार की नीयत साफ है। भारत ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास हमारे साथ है। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। रविदास जी कहते थे, जात पात्र के फेर मही, उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है, रैदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित, आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी, जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से, इस तरह की सोच से सावधान रहना है। हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचकर रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना है। साथियों, रविदास जी कहते थे, 100 बरस लो जगत में जीवत रही करू काम। रविदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निष्काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। संत रविदास जी की शिक्षा
आज पूरे देश के लिए है। देश इस समय आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। पिछले वर्षों में अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। अब अगले 5 साल हमें इस नींव पर विकास की इमारत को और ऊंचाई देनी है। गरीब वंचित की सेवा के लिए जो अभियान 10 वर्षों में चले हैं, अगले 5 वर्षों में उन्हें और भी अधिक विस्तार मिलना है। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से ही होगा। इसलिए ये जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। हमें देश के बारे में सोचना है। हमें तोड़ने वाले, बांटने वाले विचारों से दूर रहकर देश की एकता को मजबूत करना है। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की कृपा से देशवासियों के सपने जरूर साकार होंगे। आप सभी को एक बार फिर संत रविदास जयंती की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सर्वदास महाराज की जय। अमर श्री संत रामानंद महाराज की जय। सर्वपेख भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की आज 600 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जयंती के मौके पर यहां पर संबोधन कर रहे थे और किस तरह से समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के अपने संकल्प को उन्होंने दोहराया, ये भी उन्होंने मंच से अपने भाषण में कहा है। संत रविदास का सम्मान, उनको प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे और इस कार्यक्रम के दौरान आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त और यहां पर कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए इन योजनाओं का लाभ होगा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प को दोहराया कि सरकार बिना भेदभाव के सबके लिए विकास का कार्य यूं ही करती रहेगी। कुछ लोग हैं राजनीतिक मंशा की वजह से उन कार्यों को, विकास की योजनाओं को रोकते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करती रहेगी। फिलहाल ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से गुजर रहा था, किस तरह से सड़क के दोनों किनारे लोग मौजूद और फिर रविदास जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास को उन्होंने नमन किया और उसके बाद वहां पर तमाम मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति की राजनीति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन जाति की राजनीति करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि सरकार किस तरह से हर जाति वर्ग का सम्मान करती है और किस तरह से समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बराबरी का हक देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति की नियुक्ति पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब एक पिछड़े समाज की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया गया तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। सब अच्छे समझते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, सारी संगत का, गुरपुरब के सब लोग मुबारक। तो देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम इस वक्त वाराणसी में चल रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया और जहां पर योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, BHU से लेकर अब देखिए संत रविदास की जयंती और उस कार्यक्रम में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी जो प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है, वहां पर उनकी उपस्थिति के कई मायने हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं संदेशखाली की। जी हां, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में फिर हंगामा हुआ है। संदेशखाली जा रही बीजेपी की टीम को रोका गया। पुलिस ने बीजेपी की टीम को जबरन रोका। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी और पुलिस में बहस हुई। पुलिस का दावा धारा 144 की वजह से रोकी गई टीम।
ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सांसद लॉकेट चैटर्जी और पुलिस के बीच बहस हुई है, बीजेपी के नेताओं को रोका गया है। सामने कुछ नहीं है यहाँ पे। संदेश खाली में 144 लगाया है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है। वहीं संदेशखाली में सड़क पर उतरी महिलाएं शेख शाहजहां के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और विरोध कर रही हैं। महिलाएं हाथ में झाड़ू और डंडे लेकर महिलाएं प्रदर्शन करती नजर आईं। तो देखिए अभी भी संदेशखाली में माहौल शांत नहीं हो रहा। यहां पर महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, हाथ में डंडे झाड़ू लेकर वो प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार ये मांग की जा रही है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की जाए। और संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के इशारे के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, यह खुलासा वहां की एक महिला ने किया टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर। इस महिला ने शेख शाहजहां के दबदबे और पुलिस में उसके खौफ का जिक्र किया। संदेशखाली पर बंगाल से दिल्ली तक हंगामा मचा है। उसी संदेशखाली से एक महिला 17 साल की उम्र में लापता हो गई। ये मां अपनी बेटी की तलाश में खाक छानती रही। इसी दौरान 2020 में उसे अपनी बेटी के कृष्णा नगर में शादी की बात पता चली। जब वो अपनी बेटी का पता पूछने पहुंची तो कुछ हाथ नहीं आया। ये है उनका बेटी का फोटो जो कि लापता है 2017 साल से। बीच में एक बार उनका खबर मिला था कि ये जो लड़का है इनके साथ इनका शादी हुआ है, लेकिन जब ये लड़का को जाके पूछा गया 2020 के बाद कि ये लड़की कहाँ पे है, ये लड़का ने ये कह दिया कि लड़की बेंगलोर चली गई है। महिला को शक है कि उसकी बेटी मानव तस्करी का शिकार हुई है, इसीलिए वो संदेशखाली पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला का दावा है कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी शेख शाहजहां की सिफारिश चाहिए। ये बात उससे पुलिस वाले ने कही। थाना ने कहा कि जे शिबू हाजरा शेख शाहजहां और उत्तम सरदार की सुपारिश चाहिए। उन्होंने बोला कि जब तुम सुपारिश पत्र नहीं ले सकते तो यहाँ रुपया देना पड़ेगा। हालांकि बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने इस महिला से मिलकर उसे मदद का भरोसा दिया है, लेकिन महिलाओं के दावे सही माने तो संदेशखाली का सच कुछ और है। संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां की मर्जी के बगैर पुलिस की भी नहीं चलती। ये वही शेख शाहजहां है जिस पर महिलाओं के यौन शोषण का इल्जाम है। इन आरोपों के बाद से ही दिल्ली तक खलबली मची है। আমাদের অত্যাচারগত জমি জায়গা এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়। तो संदेशखाली में देखिए अभी भी महिलाएं सड़कों पर हैं, लगातार वो टीवी 9 से बात कर रही हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करा रही हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता जो वहां पहुंचना चाहते हैं उनको भी रोका जा रहा है। एक बार फिर से धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर, 3 सिचुएशन अभी की अभी बनी हुई हैं, ऐसा लग रहा है। एक तरफ सड़कों पर महिलाएं आकर विरोध जता रही हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं शेख शाहजहां की। दूसरी तरफ अभी भी शेख शाहजहां फरार है पुलिस के हाथ से बाहर। और तीसरा कि बीजेपी के नेताओं को अभी भी रोका जा रहा है वहां पहुंचने से। जी बिल्कुल, ये एकदम सच है। आज लॉकेट चटर्जी और महिला मोर्चा के बाकी जो लोग हैं वो जब आने की कोशिश की उनको रोका गया। पहले तो साइंस सिटी में उनके लिए बैरिकेड तैयार किया गया था, लेकिन बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी ली। उन्होंने दूसरा रास्ता होके संदेशखाली पहुंचने की कोशिश किया लग गया, लेकिन एक पॉइंट के बाद संदेशखाली के सारे रास्ते एक ही रोड पे आ जाते हैं, तो वही रोड मेन जंक्शन पे उनको वहां पे रोका गया। उसके बाद लॉकेट चटर्जी वहां पे धरने में बैठ गए और उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके गए लाल बाजार हेडक्वार्टर्स में। बीजेपी के अलग अलग जो टीम है वो संदेशखाली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच में लॉकेट चटर्जी का ये अरेस्ट, कल सुकांत मजूमदार का वहां पे रहना, ये पूरा साफ साफ जाहिर करता है कि किस कदर बीजेपी इसको लेकर डेस्परेट है। शुक्रिया रवि आपका हमसे जुड़ने के लिए जानकारी। और अब बात करते हैं स्पेन के अग्निकांड की।
भीषण अग्निकांड से दहल गया स्पेन का वालेंसिया। अचानक आग का गोला बन गई 14 मंजिला इमारत। देखते ही देखते राख हो गए 137 फ्लैट। अग्निकांड इतना भयंकर, फायर ब्रिगेड भी बेअसर। स्पेन के वालेंसिया में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इस बीच शहर में अचानक हाहाकार मच गया। गुरुवार के दिन शाम 5:30 बजे फायर ब्रिगेड को खबर मिली कि एक इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंचती, चौथी मंजिल से लगी आग कई फ्लोर तक फैल चुकी थी। जो लोग निकल पाए किसी तरह जान बचाकर सब कुछ छोड़कर भागे, लेकिन इमारत के उस ऊपरी हिस्से में फंसे लोग अपनी अपनी बालकनी में असहाय खड़े थे। किसी चमत्कार का इंतजार था, किसी तरह कोई मदद का हाथ पहुंच जाए और सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। इमारत के निचले हिस्से पर फंसे लोगों को फायर ब्रिगेड के जवानों ने खुद जाकर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं ऊपरी हिस्से पर फंसे लोगों को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया, लेकिन इस बीच पूरे इलाके में काला धुआं फैल चुका था। जिससे कई लोगों का दम घुट रहा था, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बचाव दल ने जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस भीषण आग की चपेट में आए 4 लोगों ने दम तोड़ दिया और 13 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। इन लपटों के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर बचाव के लिए उतरे फायर ब्रिगेड के 6 जवान भी जख्मी हो गए। आग इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही देर में बगल में खड़ी 10 मंजिला इमारत भी चारों तरफ से लपटों में घिर गई। देखते ही देखते वो 14 मंजिला इमारत जिसके चौथे फ्लोर पर आग लगी थी और 10 मंजिला इमारत जो इसकी चपेट में आई, एक साथ दोनों बिल्डिंग राख हो गई। चलिए और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे इतनी तेजी से आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई, कैसे ये आग लगी, कैसे इसने भयानक रूप ले लिया। तो वालेंसिया में हुआ क्या, अचानक एक रिहायशी इमारत से आग की लपटें निकलने लगी, आग वहां लगी और उसके बाद आग की लपटें वहां नजर आई। 14 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर बने नाइट क्लब से ये आग फैलनी शुरू हुई। वहीं से सबसे पहले आग की लपटें नजर आई। शाम 5:30 बजे नाइट क्लब में पार्टी चल रही थी, तभी ये भीषण आग लग गई। तभी अचानक वहां पर ये फायर ब्रोक हुआ और बगल की 10 मंजिला इमारत भी आग की चपेट में आ गई। 4 लोगों की मौत हो गई इस अग्निकांड की वजह से। 6 फायर फाइटर्स और एक छोटे बच्चे समेत 14 लोग इस आग से झुलस गए, वो घायल हो गए। अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है कि कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको अभी भी ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है। और साथ ही देखिए अब तक जो रेस्क्यू में हुआ है, सेना के इमरजेंसी यूनिट यहां पर तैनात कर दी गई है। मौके पर डॉक्टर्स की बड़ी टीम भी है ताकि जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता दी जा सके और अस्थायी फील्ड अस्पताल भी बनाया गया है। 20 से ज्यादा अग्निशमन दल मौके पर मौजूद है। वहां पर आग की किसी भी घटना को बुझाने के लिए लोगों को इलाके से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि कोई आसपास ना आए, कोई इसकी जद में ना आए। क्रेन की मदद से अभी भी लोगों की तलाश की जा रही है। अभी भी जो लोग बिल्डिंग में फंसे हो सकते हैं उनको ढूंढा जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित निकाला जा सके। तो ये अभी तक वालेंसिया में जो कुछ भी हुआ, अग्निकांड, कैसे आग लगी और किस तरीके से ये रेस्क्यू चलाया गया, उसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया। और फिर एक बार आपको ये 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे कि कैसे पहले 14 मंजिला इमारत चपेट में आई और फिर बगल में खड़ी 10 मंजिला इमारत भी राख हो गई। एक के बाद एक दोनों बिल्डिंग्स में कैसे आग लगी, ये देखिए तस्वीरें। पहले 14 मंजिला इमारत जिसमें आग लगी, उसकी चौथे फ्लोर पर आग लगी और उसके बाद बगल की 10 मंजिला इमारत भी उसकी चपेट में आ गई।
और इस भीषण अग्निकांड में फायर ब्रिगेड के लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर रेस्क्यू के लिए इमारत की बालकनी से एंट्री की और क्रेन के सहारे लोगों को निकालकर खुद नीचे रेस्क्यू मैट्रेस पर उन्होंने छलांग लगाई और जख्मी हालत में वापस लौटे। ये देखिए कैसे ये जान जोखिम में डालकर बहादुरी से लोगों की जिंदगी बचाए फायर फाइटर्स। अगर इन तस्वीरों को आप देख पाएंगे, ऊपरी मंजिल पे किस तरह से आग लगी है और वहां से लोगों को निकालने के बाद जब वहां से लोगों को निकाल लिया इन फायर फाइटर्स ने, तो खुद वहां से छलांग लगा दी और जो नीचे सेफ्टी मैट्रेस है उस पर उन्होंने छलांग लगाई ताकि चोट ना लग सके। लेकिन काफी ऊंचाई से जिस बिल्डिंग में, जिस भवन में, जिस हिस्से में आग लगी है वहां से रेस्क्यू करने के बाद उन्होंने छलांग लगाई। और स्पेन में जो ये अग्निकांड हुआ उसकी 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस तरीके से ये अग्निकांड हुआ और कैसी तस्वीर निकली। ये 5 तस्वीरें बिग वॉल पर हैं आपके सामने। सबसे पहले पहली तस्वीर पर गौर करते हैं। पूरा इलाका जो है उसमें धुआं फैल गया जब ये आग लगी दोनों इमारतों में। 14 और 10 मंजिला इमारत जो आसपास की थी, तो पूरे इलाके में अगर आप देख पाएं ये काला गहरा धुआं ये पूरे इलाके में फैल गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जलकर खाक हो गई। पूरी इमारत में ही आग लग गई। धीरे धीरे ये आग नीचे और ऊपर दोनों तरफ फैलती चली गई, जिसकी वजह से ये पूरी इमारत जल गई। चपेट में जो दूसरी इमारत थी बगल की 10 मंजिला इमारत वो भी आ गई। यानी एक इमारत जिसके चौथे मंजिल पे पहले आग लगी और उसकी चपेट में बगल की इमारत भी आ गई। कूद कर जान बचाई फायर फाइटर्स ने। देखिए लोगों ने जान बचाई। जब वहां पर लोग फंसे हुए थे तो उनको निकालने का रास्ता नहीं था तो वो भी कूदे और साथ में उनकी जान बचाने के बाद फायर फाइटर्स भी वहां से कूदे। और ये 5वीं तस्वीर, आग बुझाने तक सब कुछ राख हो चुका था, सारी बिल्डिंग जो है जलकर खाक हो चुकी थी। तो ये 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब एक सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति किसी के सामने आती है तो क्या करना चाहिए। अगर ऐसी आग लगने की कोई घटना कहीं पर हो तो फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात, सबसे जो जरूरी चीज है वो कि तुरंत फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को फोन करें। जो इमरजेंसी नंबर होते हैं ऐसे शहरों में, आग लगने के बाद बिल्कुल पैनिक ना करें, क्योंकि बदहवासी में, घबराहट में इंसान कुछ और गलतियां कर सकता है। ऊपर धुआं छाया हो तो सिर नीचे रखें, क्योंकि ऐसे केसेस में ज्यादातर लोगों का दम भी घुटता है। सांस लेने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें, उसे अपने मुंह पर रखें ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो धुआं है, वो फेफड़ों में न जा पाए। और कमरे में धुआं भरे तो खिड़कियां खोल दें। खिड़कियां अगर खोल सकते हैं ताकि धुआं निकलने का रास्ता बने। नीचे आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। सीढ़ियों पर आग न हो तो सीढ़ियों से ही उतरे। और कपड़े में आग हो तो लेट कर, लुढ़क कर कोशिश करें तो वो आग बुझ जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आग लगने के समय जिसे अपनाने से जिंदगियां बच सकती हैं। और आगे बढ़ेंगे। देखिए दिल्ली के उत्तम नगर में एक बहुमंजिला घर में भीषण आग लग गई। ये दिल्ली से खबर आई है जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं दमकल कर्मियों ने तीसरी मंजिल से एक बच्चे और एक शख्स को रेस्क्यू किया। ये देखिए कैसे चौथे मंजिल से इस बच्चे को उतारा है, उसकी जान बचाई है। उत्तम नगर की यह घटना जहां पर आग लगी और आग लगने के बाद इस बच्चे को सीढ़ियों के सहारे नीचे उतारा गया। 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में लगे।